हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये टेस्ट नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग जीएस वर्ल्ड टेस्ट सीरीज़ 2022-23 आरओ के लिए। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। चलिए 31 देखिए। 31 में यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पढ़िए, गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। मरीचिका यानी मिराज इफेक्ट। देखिए मिराज इफेक्ट एक बहुत कॉमन फिनोमेना है और ये इफेक्ट कब देखने को मिलता है? ये सनी डेज में, गर्मियों के दिन में देखने को मिलता है, डेजर्ट में देखने को मिलता है, रोड्स पे देखने को मिल जाता है। हम लोग को ऐसे लगता है जैसे आगे पानी भरा है ना, जबकि पानी भरा नहीं होता है। यह एक सिर्फ इल्यूजन होता है, इल्यूजन ऑफ वाटर है। ये फिनोमेना होता कैसे है? देखिए पृथ्वी की वायुमंडल में बहुत सारी एयर की लेयर्स पाई जाती हैं। ये जो हवा है, ये हवा लेयर्स के फॉर्म में या फिर परत के फॉर्म में पाई जाती हैं। ये कैसे पता चला हमें कि ये परत के फॉर्म में पाई जाती हैं? इसकी डेंसिटी से पता चला। ये डेंसिटी कैसे पता चला? ये टेम्परेचर से पता चला, तापमान से पता चला। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि मिराज इफेक्ट को गर्मियों के दिनों में ही देखा जाता है। और अगर गर्मियों की बात है तो पृथ्वी की जो सरफेस है वो गर्म रहेगी, यानी पृथ्वी के सरफेस के जो सबसे नज़दीक हवा की लेयर रहेगी वो ज़्यादा गर्म रहेगी। फिर आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो यही हवा की लेयर ठंडी होती जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि सन की रेज जब इंसिडेंट होगी इन लेयर्स पर, जो कि अलग अलग डेंसिटी की है, तो ये बेंट कट जाएगी, ठीक है, बेंट कट जाएगी, मुड़ जाएगी। लेकिन प्रकाश की किरण का मुड़ना एक लेयर से दूसरी लेयर में तो रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। लेकिन जब यही किरण पूरी तरीके से यू शेप में रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कुछ देर तक अपवर्तन तो हुआ लेकिन ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई रहे, तो अभी क्या हो गया? ये अपवर्तन ना होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया। तो मिराज इफेक्ट में यही फिनोमेना होता है इन परतों के बीच में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिराज इफेक्ट रिफ्रैक्शन से नहीं होता है, रिफ्लेक्शन से होता है, ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पहला तो हो गया सही, ठीक है, पहला सही हो गया। दूसरा है प्रकाश में हीरे का चमकना, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। जबकि ये जो तीसरा ऑप्शन है रात्रि के समय में तारों का टिमटिमाना, फिनोमेना वही है जो हम लोगों ने सीखा, लेयर्स ऑफ एयर डिफरेंट डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, परावर्तित नहीं हो पाती हैं, इसलिए तारों का टिमटिमाना ये रिफ्रैक्शन से होता है, अपवर्तन से होता है। क्लियर है? अपवर्तन से होता है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें TIR से बताना है। और चौथा है मेडिकल एवं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजने में ऑप्टिकल फाइबर्स का बढ़ता प्रयोग, ये भी TIR है, ठीक। तीसरा ऑप्शन काट दीजिए, बाकी सब TIR से होता है। तो 1, 2, 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, घट जाता है। पहले तो ये सरफेस टेंशन बताइए क्या होता है। देखिए लिक्विड की प्रॉपर्टी जानते हैं ना हम लोग, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड की ये टेंडेंसी होती है कि वो कम से कम सरफेस एरिया को कवर करे, मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए एक पानी की बूंद है और इस पानी की बूंद की जो अपर लेयर है इसमें क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करने की सोचेंगे, अटेन करने की सोचेंगे, तो इन पार्टिकल्स में क्या लगेगा? एक टेंशन रहेगा, है ना, एक टेंशन पैदा हो जाएगा, एक फोर्स पैदा हो जाएगा। कहाँ पे पैदा हो जाएगा? अपर लेयर में, अपर फिल्म जो है वाटर की या ड्रॉप की या फिर बूंद की, उसमें, यानी खिंचाव पैदा होगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं टॉप फिल्म पर, अपर फिल्म पर, इनमें टेंशन पैदा हो जाएगा। इसी खिंचाव को सरफेस टेंशन बोला जाता है। बहुत आसान है। अब आप बताइए, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो फिल्म थी, अपर लेयर थी ड्रॉप पर या फिर पानी के ऊपर, वो तो टूट जाएगी ना, ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। पहला सही लिखा है। दूसरा पढ़िए, जिन लिक्विड्स के अणुओं के बीच, पार्टिकल्स के बीच या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स अधिक होता है, वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते। अब यहाँ पे दो फोर्स समझने की ज़रूरत है, तब इस पॉइंट को आप समझ पाएंगे। एक फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल, और दूसरा फोर्स होता है एडिसिव फोर्स। ये जो कोहेसिव फोर्स है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल। लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। समझ में आया? मान लीजिए गिलास है, इस गिलास में पानी भरा है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? कोहेसिव फोर्स। दूसरी तरफ होता है एडिसिव फोर्स, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग लिक्विड के होंगे या फिर अलग अलग सब्सटेंस के होंगे, अलग अलग सब्सटेंस के होंगे। जैसे एक पानी का मॉलिक्यूल हो सकता है, दूसरा गिलास का हो जाएगा, या दूसरा फिर एयर का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? जैसे हम इस फिगर की बात करें, मैं इसको जूम करके बताता हूँ तब आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे तो पानी भरा है, तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे कोई से फोर्स लग जाएगा। लेकिन आप इस किनारे की बात करें तो इस किनारे पे क्या है? तो इस जोन में यानी किनारे किनारे पर जो फोर्स लग रहा होगा, ये कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये एडिसिव फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पानी के भी हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गिलास के भी हैं, यानी कांच के भी हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट फिर से पढ़िए। वाटर के मॉलिक्यूल्स बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते हैं। एक मॉलिक्यूल वाटर का है और दूसरा मॉलिक्यूल बर्तन है ना? बर्तन के मॉलिक्यूल्स हैं। बर्तन जिस मटेरियल का भी बना हो उसके मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्टिव होगा? एडिसिव फोर्स। और साथ में ये भी लिखा है कि गीला नहीं कर रहा। गीला नहीं करने का क्या मतलब है? पानी फैल नहीं पा रहा है दूसरे मटेरियल पर, यानी ये जो एडिसिव फोर्स है ये बहुत कमज़ोर है। पानी अपने आप में ही सिकुड़ जा रहा है और दूसरे मटेरियल पे फैल ही नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एडिसिव फोर्स कमज़ोर है और कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? तभी तो गीला नहीं कर पा रहा। अगर कोई लिक्विड किसी चीज़ को गीला कर रहा है, इसका मतलब है एडिसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोहेसिव फोर्स बहुत वीक है। और अगर कोई सरफेस गीला नहीं हो रहा है, इसका मतलब है एडिसिव फोर्स बहुत कमज़ोर है, कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं? सी ऑप्शन है। कैपिलरी में, केस नली में द्रव का चढ़ना, लिक्विड का चढ़ना और उतरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये सीखा भी आपने, ये भी सही है। डी ऑप्शन में लिखा है द्रवों की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगें, वेव्स जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें नहीं होती हैं। आप पानी में कोई पत्थर फेंकिए, पत्थर फेंकने के बाद जो लेयर्स डेवलप होती हैं, जो वेव्स डेवलप होती हैं, वो कौन सी होती हैं? ट्रांसवर्स ही होती हैं, अनुप्रस्थ ही होती हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नहीं होना चाहिए यहाँ पे। डी ऑप्शन गलत है। पानी में उत्पन्न होने वाली या फिर सतह पर उत्पन्न होने वाली वेव्स अनुप्रस्थ तरंगें ही होती हैं। क्लियर है? चलिए, गलत बताना था यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 देखिए। एक कृषि हम लोग फूलों की खेती पढ़ते हैं और दूसरी फलों की खेती पढ़ते हैं, है ना? फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर सही है। और फलों की खेती को क्या बोलते हैं? ये पोमोलॉजी होती है, पोमोलॉजी। सी ऑप्शन भी सही है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर तो बागवानी होता है ना, बागवानी। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। ध्यान रखना इसको। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही लिखा हुआ है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए 34 देखिए। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी जो हम लोग म्यूटेशन थ्योरी पढ़ते हैं, है ना? इस थ्योरी के बारे में बताया था डी ब्रीज साहब ने। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता? कीट की कैटेगरी में वो जीव पाए जाते हैं जिनके 6 पैर होते हैं। ठीक है, 6 पैर होते हैं। जैसे मक्खी के 6 पैर होते हैं, मच्छर के 6 पैर होते हैं, खटमल के 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी के 6 पैर नहीं होते हैं, 8 होते हैं। मकड़ी कीट की कैटेगरी में नहीं आती है। सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। निम्नलिखित पादपों में, प्लांट्स में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तना यानी स्टेम। स्टेम कौन सा नहीं है? कुछ रूट्स होती हैं ना, कुछ जड़ें होती हैं, कुछ स्टेम होती हैं। जैसे गन्ना हुआ, स्टेम होता है। आलू क्या है? स्टेम होता है। अदरक स्टेम होता है। जबकि ये जो शकरकंद है ये रूट है, जड़ है। ठीक है, जड़ है। तो यही हो जाएगा आंसर। 37 देखिए। 37 ने पूछा है ये जो मरुस्थल के पौधे हैं, डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं,
इनके जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। इनको हम लोगों ने सीख लिया वैसे अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों के पास समय हो तो 2022 की जो टेस्ट सीरीज की थी हम लोगों ने दृष्टि आईएएस की, उसको आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज करें, काफ़ी हेल्प मिलेगी जीएस के लिए। ये जो इनकी रूट्स होती हैं, डेजर्ट प्लांट्स की रूट्स बड़ी क्यों हो जाती हैं? पानी के लिए, है ना। दूसरी खास बात क्या होती है डेजर्ट प्लांट्स में? इनकी पत्तियां डेवलप नहीं होती, है ना। पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या फिर बहुत मोटी होती हैं, मांसल होती हैं, मांसल बोलते से, और कांटेदार भी होती हैं। ये सब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इन प्लांट्स की पत्तियां जो हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस फिर कैसे होता है, ये फिर खाना कैसे बनाती हैं अपना। तो यहाँ पे नेचर ने इन प्लांट्स को एक खूबी प्रदान की है। ये खूबी क्या है? इन प्लांट्स की पत्तियां जैसे भी डेवलप है, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस करती होंगी। साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इनके तने भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। क्लियर है? तो इनका भोजन बन जाता है। कारण में क्या लिखा? कारण में लिखा है मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो ये पॉइंट तो गलत लिखा है, हाई टेम्परेचर जिम्मेदार थोड़ी ना होता है। इनका रूट सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ा होता है। इसका एक ही कारण है, सर्चिंग ऑफ वाटर। और ये पानी मिलेगा कहाँ? ये तो सॉइल में मिलेगा ना, रेत में तो मिलेगा नहीं। डेजर्ट में ऊपरी लेयर तो रेत है, रेत के नीचे मिट्टी मिलेगी, तो मिट्टी तक तो जाएगी जड़, है ना। मिट्टी तक तो जाएगी तो लंबी हो जाएंगी जड़ें, सिंपल सा कारण है। तो यहाँ पे सी गलत है, ए सही है। ठीक है, सॉरी ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 देखिए, सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? सेब का जो फल है वो लाल क्यों होता है? पिगमेंट पूछा है यहाँ पे, पिगमेंट कौन सा होता है? एंथोसाइनिन पढ़ते हैं हम लोग, एंथोसाइनिन। लाइकोपिन किस में पढ़ते हैं हम लोग? टमाटर में पढ़ते हैं। ये जो लाल और नारंगी रंग होता है ये लाइकोपिन पिगमेंट होता है। कैरोटीन ये आपको गाजर में मिलेगा। हल्दी भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, हल्दी के लिए जेंतोफिल पढ़ते हैं, है ना, जेंतोफिल। और ये जो विटरनिन है ये थोड़ा सा नया है, ध्यान रखना। विटरनिन ये चुकंदर में पाया जाता है, ये सभी याद रखना। चलिए 39 देखिए, 39 में क्या है? निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? कोई छिपकली मेल होगी या फिर फीमेल होगी, ये क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करता है। ये डिसाइड कैसे होता है? टेम्परेचर से डिसाइड होता है। ठीक है, टेम्परेचर से, तापमान से। सी ऑप्शन सही है। चलिए 40 देखिए, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल यानी कोशिका, मेम्ब्रेन से हम लोग क्या समझते हैं? ऊपर वाली जो लेयर है, कोई सेल होगी, सेल की जो सबसे ऊपरी लेयर है, इसी मेम्ब्रेन की ये बात कर रहा है, इसी झिल्ली की ये बात कर रहा है। ये किससे बनी होती है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो मेम्ब्रेन है ये अपने आप में 3 लेयर में बटी होती है, जिसमें से ये जो सबसे बाहरी लेयर है, बाहरी परत है, ये प्रोटीन से बनती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो दूसरी और तीसरी लेयर है ये लिपिड से बनी होती है। ठीक है, लिपिड से या फिर फैट से, वसा से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन भी सही है, डी सही हो जाएगा। यानी किसी भी सेल या कोशिका के जो कपड़े हैं, इन्हीं कपड़ों को तो मेम्ब्रेन बोला जा रहा। आउटर मोस्ट जो लेयर है वो किससे कवर रहती है? प्रोटीन से, लिपिड से, फैट से। ठीक है, 41 देखिए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहला तो हम लोग लगा देते हैं ऑक्सीजन। अगर दूसरा पूछ लिया, दूसरा सबसे अधिकतम पूछ लिया तो क्या लगाओगे? तो फिर आपको कार्बन लगाना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन। तीसरे नंबर का ये सीक्वेंस से पूछा जा सकता है ना, ध्यान रखना। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 65% है, कार्बन की जो है वो 18% है, और हाइड्रोजन की 10% है मानव शरीर में। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए 42 कीजिए। यहाँ पे बोन्स हैं, अस्थियाँ हैं, और उनका नाम पूछा है। आपके घुटने में कौन सी बोन होती है? पटेला बोला जाता है इसे, यानी नी कैप हो जाएगा ये, जिसे हिंदी में आम भाषा में कटोरी भी बोलते हैं, है ना, कटोरी। इसलिए यहाँ पे कैप भी लिखा है, कैप, टोपी के आकार की। आपके कंधे की जो हड्डी है, शोल्डर बोन जो है, उसे स्कैपुला बोला जाता है। ब्रेस्ट बोन को बोला जाता है स्टर्नम,
और कॉलर बोन को बोला जाता है क्लेविकुला। याद रखना, मैं फिगर इंसर्ट कर दूंगा तो देख लेना, चारों इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मिला लेना अब, ठीक है। पॉज कर लेना वीडियो, एक बार और देख लेना। चलिए 43 देखिए। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो नॉर्मली उसके रक्त का दाब, ब्लड का प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, क्या होता है? ब्लड प्रेशर का इंजन कौन है? जल्दी से बताइए। हार्ट है ना। ब्लड को पंप कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है ना। हार्ट का कौन सा हिस्सा कर रहा? लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा। ये सब तो हम लोगों ने सीखा था अच्छे से, रिवाइज करा दें। आइए यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं, 1 मिनट का समय लगेगा बस। देखिए हम लोगों ने हार्ट के 4 चैम्बर पढ़े थे, याद आ रहा ना। ये 4 चैम्बर है, पहला चैम्बर, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये लेफ्ट हिस्सा है हार्ट का, और ये जो हिस्सा है ये राइट है। इसलिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया और ये राइट लिख दिया। पहले चैम्बर को बोला जाता है, चूँकि ये लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट अट्रियम है, लेफ्ट अट्रियम। तीसरा हिस्सा चूँकि ये राइट में है तो ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। नीचे वाले दोनों हिस्से ये वेंट्रिकल होते हैं और ऊपर वाले दोनों हिस्से ये अट्रियम होते हैं, तो ये हो जाएगा राइट अट्रियम। इतना क्लियर है। ब्लड की एंट्री कहाँ से होती है? फेफड़ों से। फेफड़ों से कौन से ब्लड की एंट्री होती है? साफ खून की, शुद्ध खून की, यानी ऑक्सीजनेटेड खून की। शुद्ध खून बोलते हैं उसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ये शुद्ध खून होता है। ये शुद्ध खून सबसे पहले एंटर करता है लेफ्ट अट्रियम में, ध्यान रखना। फिर इसके बाद एंट्री होती है ब्लड की, कहाँ पे होगी? चैम्बर नंबर 2 में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि यही मेन पंपिंग चैम्बर होता है, क्योंकि यहीं से पूरा ब्लड सप्लाई होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, पूरी बॉडी में। और कौन सा खून सप्लाई हो रहा है? शुद्ध खून सप्लाई हो रहा है। और शुद्ध खून को ले जाने वाली जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बीन्स बोला जाता है या फिर आर्टरी बोला जाता है? आर्टरी बोला जाता है, ठीक है। शुद्ध खून को ले जाने वाली जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें आर्टरी बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये ब्लड आएगा जिसमें अब ऑक्सीजन नहीं है, आपके शरीर ने इसको यूज कर लिया, ये एंटर करेगा चैम्बर नंबर 3 में। फिर ये ब्लड एंटर करेगा चैम्बर नंबर 4 में। इसके बाद सप्लाई कहाँ हो जाएगा? जल्दी से बताइए। फिर से फेफड़ों में चला जाएगा। यहाँ पे क्यों जा रहा? यहाँ पे फिर से शुद्ध होने जा रहा है, और जब शुद्ध हो जाएगा ब्लड, उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो फिर से एंटर करेगा चैम्बर नंबर 1 में। ये इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो लेफ्ट चैम्बर होता है, लेफ्ट चैम्बर की जो बॉल्स हैं, दीवार हैं, वो बहुत मोटी होती हैं, ठीक है, बहुत मोटी होती हैं। चूँकि लेफ्ट साइड की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, तभी ये ज़्यादा बीपी को जनरेट कर पाती हैं। रीडिंग पढ़ते हो ना, 120 और 80। 120 रीडिंग कहाँ की होती है? लेफ्ट साइड की होती है। और ये जो राइट साइड होता है, इसकी दीवार जो है वो बहुत पतली होती है, मतलब इससे पतली होती है, लेफ्ट साइड से पतली होती है। तो यहाँ पे बीपी जो है, ब्लड प्रेशर कम जनरेट हो पाता है, जो हम लोग 80 पढ़ते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत भी तो नहीं है बीपी की, है ना, क्योंकि यहाँ से पूरी बॉडी में सप्लाई थोड़ी ना हो रहा। यहाँ से तो ब्लड सप्लाई हो रहा है लंग्स में, फेफड़ों में। तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, लंग्स तक पहुँचाने के लिए 80 में काम हो जाता है। क्लियर है? इसी 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं और इस 80 को डायस्टोलिक बोलते हैं। अब यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो वृद्ध व्यक्ति का क्या होगा यार? आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो। ये जो बीन्स हैं, आर्टरीज हैं, धमनियाँ हैं या फिर सिराएँ हैं, ये सिकुड़ने लगती हैं, इनमें स्टिफनेस आने लगती है। सिकुड़ने का मतलब है कि ट्यूब पतली हो रही है, और कोई चीज़ पतली होगी तो फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा जनरेट करेगी। बहुत पतली हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जनरेट करेगी, और अगर ब्लॉक हो गई तो फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, नस फट जाएगी, ठीक है। तो वृद्ध व्यक्तियों को ज़्यादा खतरा रहता है हार्ट अटैक का। कर लेंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा सही, बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। चलिए 44 देखिए, यहाँ पे क्या है? जलीय फर्न, जिसे जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह है जलीय फर्न यानी एक्वेटिक फर्न। इसको एक तरह से आप क्या समझ सकते हो? शैवाल समझ लो, ठीक है, शैवाल समझ लीजिए, एलगी समझ लीजिए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं एजोला का, है ना, एजोला एक्वेटिक फर्न है। और एजोला के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेती हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना,
यहाँ पे मैं एलगी को बस समझाने के लिए बोला हूँ कि इनको एक तरह से आप एलगी की तरह समझ लीजिए, लेकिन ये नील हरित शैवाल ये अलग चीज़ है, एजोला अलग चीज़ है। यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि शैवाल भी एक प्लांट होते हैं और एजोला भी एक प्लांट होते हैं। फर्न अपने आप में एक कैटेगरी होती है और एलगी अपने आप में एक कैटेगरी होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए 45 में क्या है, यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन है। पूछा है मानव शरीर में यकृत यानी लीवर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा यानी फैट्स, पाचन यानी डाइजेशन। सबसे पहले तो लीवर का काम बताइए, यह क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है ना, सीक्रेट करता है यानी स्त्रावित करता है। और इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है? स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में। ये दो फैक्ट आप लोग पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं। गॉल ब्लैडर यहाँ लीवर से चिपका हुआ होता है। ये लीवर है और ये गॉल ब्लैडर है। और यहाँ पे मैंने छोटा सा ऐसा बनाया, ये चीज़ ये क्या है? ये ट्यूब है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि लीवर एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है ना, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन नहीं है। एक्सोक्राइन क्या होती है? जो अपना सब्सटेंस, अपना केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं ट्यूब के माध्यम से, है ना, ट्यूब के माध्यम से, नली के माध्यम से। ये जो मैंने बनाया है ये नली बनाई है, यानी बाइल जूस आता है इस नली के द्वारा, इस नली के माध्यम से गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। और एक्सोक्राइन में क्या पढ़ा था? यहाँ से जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिलता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिलता है। यहाँ पे जो कारण में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। लीवर दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम यानी फैट डाइजेस्टिव एंजाइम उत्पन्न करता है। आपको ध्यान रखना है, लीवर किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट नहीं करता है, नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम। हाँ, इतना ज़रूर है कि बाइल जूस को ज़रूर सीक्रेट करता है, जो हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। लेकिन ये फैट डाइजेशन होता कहाँ पे है? ये हेल्प करता है फैट को पचाने में स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लीवर किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज नहीं करता। या फैट भी अगर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज नहीं करता। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि आपको लग रहा होगा कि ये बाइल जूस जब फैट को डाइजेस्ट कर ही रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये एक तरह से सीक्रेट ही तो कर रहा है। नहीं, बाइल जूस से डाइजेशन जरूर हो रहा है, लेकिन बाइल जूस में किसी भी तरीके का एंजाइम नहीं पाया जाता। क्लियर है? ये हेल्प जरूर करता है डाइजेशन में फैट्स के और एब्जॉर्प्शन में यानी अवशोषण में। हो जाएगा? तीसरा गलत है, आर गलत है, यही वो आपसे जानना चाह रहा था। चलिए 46 देखिए। 46 में पूछा है स्तनधारियों में यानी मैमल्स में एकमात्र जीव जिसकी लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है? करेक्ट आंसर कैमल हो जाएगा। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम का, जिसका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टर है ऑक्सीजन का, ये ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करता है। नेक्स्ट देखिए 47 में निम्नलिखित में से किस जीव का गर्भकाल सबसे अधिक होता है? गर्भकाल यानी गेस्टेशन पीरियड। चीता का जो गर्भकाल है वो 90 से 95 दिन का होता है। जिराफ का 450 से 465 डेज। एग्जैक्टली नहीं याद रखना है, बस एक मोटा मोटा फिगर याद रखें। हाथी सबसे ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड 600 से 610 दिन तक, और चिंपैंजी का 230 से 240 दिन। सबसे अधिक पूछा था, सी ऑप्शन सही है। 48 में पूछा है कौन से रोग का कारण वायरस है? वायरल डिसीज कौन सी है? सिफिलिस हुआ, डिप्थीरिया हुआ, लेप्रोसी हुआ, ये बैक्टीरियल डिसीज है ना, ये बैक्टीरियल डिसीज हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। जबकि ये जो मीजल्स है, खसरा, मीजल्स किससे होता है? ये वायरल डिसीज है, वायरस से होती है। छोटे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं खसरा से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे टीबी, लेप्रोसी, टाइफाइड, कॉलेरा और ये सिफिलिस जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, और टिटनेस। ये ध्यान रखना। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 49 देखिए। 49 में पूछा है पीलिया से दुष्प्रभावित क्या होता है? कौन सा पार्ट होता है, कौन सा ऑर्गन होता है? यकृत यानी लीवर, ये लीवर है, ये स्टमक है, ये पेंक्रियाज है, और स्मॉल इंटेस्टाइन। पीलिया से अफेक्टेड होने वाला जो ऑर्गन है वो लीवर है। और दारू सारू तो नहीं पीते ना, उसमें भी ये लीवर चौपट हो जाता है। चलिए 50 देखिए।
इसमें पूछा है एक कलर ब्लाइंड आदमी है, पुरुष है, एक सामान्य महिला से विवाह करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ब्लाइंडनेस के लक्षण हैं वो किस में उत्पन्न होंगे, किस में दिखेंगे। देखिए ये जो ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम है ये अगली पीढ़ी में ना होके उसकी अगली पीढ़ी में दिखाई देती है। ये एक सामान्य सी बात आपको याद रखना है। जैसे एक फीमेल है, एक मेल है, और ये पुरुष जो है, मेल जो है, ये कलर ब्लाइंड है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसकी जो इमीडिएट अगली पीढ़ी होगी इसमें ये कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉब्लम किस में होगी, इसकी अगली वाली पीढ़ी में। क्लियर है। इस कपल की जो इमीडिएट अगली पीढ़ी है ये सिर्फ कैरियर का काम करती है। ठीक है, कैरियर का काम करती है, वाहक का काम करती है, लेकिन ये कलर ब्लाइंड नहीं रहेंगे। कलर ब्लाइंडनेस अगली पीढ़ी में आएगी। और इसमें आपको क्या जानना है, अगर मेल कलर ब्लाइंड है, फीमेल सामान्य है, और मान लीजिए इनकी संतान एक लड़की है और एक लड़का है, एक गर्ल है एक बॉय है, तो कैरियर का काम कौन करेगा, ये लड़की करेगी। ठीक है, पुत्री करेगी। और इसके फर्दर इस पुत्री की जो आगे संतान होगी वो कलर ब्लाइंड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही लिखा हुआ है। चलिए अब इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, उतना ज़रूरत नहीं है। 51 देखिए, 51 में क्या है, मैच करा दीजिए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है। B1 विटामिन B1, विटामिन B1 ये थायमिन होता है। राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 होता है। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन और विटामिन K का नाम है फिलोक्यूनॉन। ठीक है, पॉज कर लेना, याद कर लेना। चलिए ये आप सब मिलाते रहना। 52 देखिए, निम्नलिखित में से किसे ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। आसान सा क्वेश्चन है। विटामिन ई को बोला जाता है। स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन ई का यूज होता है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपने विटामिन ई के दो नाम सीख लिए, ब्यूटी विटामिन और प्रजनन विटामिन। चलिए 53 देखिए, पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, कौन कौन से, कौन सा नहीं है ये बताना है। जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हम लोग कितना पढ़ते हैं, 16 पढ़ते हैं, जिसमें से 9 विटामिन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, लार्ज स्केल पर ज़रूरत होती है प्लांट्स को। और बाकी कितने बचे, 7 बचे ना। 7 ये जो हैं ये मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और इसी को दूसरी भाषा में बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और प्लांट्स को जिन एलिमेंट्स की कम ज़रूरत होती है उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और बिल्कुल बेसिक जो पढ़ते हैं हम लोग NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। अब इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और जो सेकेंडरी है कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और जो हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़ते हैं यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं उनमें लोहा पढ़ते हैं, जिंक पढ़ते हैं, मैंगनीज पढ़ते हैं, बोरॉन पढ़ते हैं, तांबा पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे सोडियम का कहीं भी नाम नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो शामिल नहीं है। क्लियर है। चलिए 54 देखिए, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस रंग का प्रकाश अवशोषण अधिक होता है। कई बार कर चुके हैं इन सब क्वेश्चन को, ब्लू और रेड, सी ऑप्शन। ये अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा इनको एब्जॉर्व किया जाता है, ब्लू रंग को और रेड रंग को। फोटोसिंथेसिस किसके वजह से हो पा रहा है, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो 2-2 रंग का पेयर है, अगर एक एक रंग का पेयर होता तब आपका आंसर रेड हो जाता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। 55 में पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा उत्पादित होती है। ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा, इसको कर चुके हैं डिस्कस, बताइए जल्दी से। इसका आंसर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समुद्री घास, है ना। फॉरेस्ट मत लगा देना, घास मत लगा देना। घास और वृक्ष ये तो कहाँ पे है, तो स्थल पे है ना। पेंसिल ठीक से नहीं चल पा रही है, स्थल पे है ना, और स्थल है ही कितना। और ये जो समुद्र में समुद्री घास है ये तो अपने आप में 70% भाग को कवर किए हुए हैं। 90% ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो समुद्री घास से होती है। समुद्री घास में शैवाल भी शामिल होते हैं और भी कई प्रकार के जलीय पौधे शामिल होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 देखिए, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बताना है कौन गलत मैच है। विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन, विटामिन B3, और इसी की कमी से पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा यानी ये स्किन डिसीज होती है। ठीक है, स्किन से संबंधित है। टोकोफेरोल ये विटामिन E है, इसकी कमी से क्या होता है,
विटामिन ई के बारे में आपने अभी सीखा था कि इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं और प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं। तो इसके सामने जो बंधता लिखा है इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी सही है, इम्पोटेंसी यानी प्रजनन संबंधी समस्या। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है खून की कमी हो जाती है, ये भी सही मैच है। पायरिडॉक्सिन, ये कौन सा विटामिन है? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, अभी पढ़े ना ऊपर वाले क्वेश्चन में। वेरी थोड़ी ना होता है इससे, चौथा गलत है, चौथा गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही मैच है। 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 तो है नहीं, 1 2 3 नहीं है। अच्छा यहाँ पे सुमिलित नहीं पूछा ना, सुमिलित नहीं है तो चौथा हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। चलिए 57 देखिए, प्रोटीन की कमी अथवा न्यूनता के कारण बच्चे जिस रोग से ग्रस्त होते हैं वह कौन सा है? इसका नाम क्वाशियोरकर है, बी ऑप्शन सही है। इस रोग के कारण बच्चे का जो पेट है वो फूल जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, स्किन रूखी हो जाती है, पपड़ी पड़ने लगती है स्किन पे, है ना। ये सब चीज़ें सब मिला के इनको बोला जाता है क्वाशियोरकर। 58 देखिए, फलों एवं उनके खाने वाले भाग के जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पहले यहाँ पे कुछ हिंदी में टर्म्स है, मैं उसको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। फल भित्ति को बोलते हैं फ्रूट बॉल, भ्रूण पोष को बोला जाता है एंडोस्पर्म, भ्रूण आप जानती हैं एम्ब्रो, ये मिडिल फ्रूट बॉल हो जाएगा, ये भी मिडिल फ्रूट बॉल हो जाएगा। नारियल का जो खाने वाला भाग होता है वो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है, भ्रूण पोष होता है। तो इसके सामने ये जो मिडिल फ्रूट बॉल लिखा है ये गलत है, बाकी तीनों सही मैच है। इमली का जो खाने वाला भाग है वो मिडिल फ्रूट बॉल है, गेहूं का भी एंडोस्पर्म होता है खाने वाला भाग और एम्ब्रो होता है, पपीता का जो खाने वाला भाग है मिडिल फ्रूट बॉल, ठीक है। गलत बताना था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक होमवर्क है, एक बताइए, एक खाने वाले हिस्से का हम नाम लिख रहे हैं पेरिल, ठीक है, ये किस फल का खाने वाला भाग होता है? बताइए कमेंट करके। 2022 की टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने इमेज के साथ इसको समझा था बहुत अच्छे से। चलिए 59 देखिए, इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर सही है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी कैरोस लिनियस, कठिन क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। और ये है बैक्टीरियोलॉजी, ये ल्यूवेन हॉक सही है। और जबकि ये एम्ब्रायोलॉजी है, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं बॉन बेयर हैं, एजे बटलर नहीं है, ये गलत है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 देखिए, गलत बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा बताइए, ह्यूमन और प्लांट ये किस तरह की सेल्स हैं, ये किस तरह की कैटेगरी में आते हैं? ये यूकार्योटिक हैं या फिर प्रोकार्योटिक हैं? ह्यूमन सेल और प्लांट सेल जो होती हैं वो यूकार्योटिक में आती हैं, और जबकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकार्योटिक में आते हैं, ठीक है, प्रोकार्योटिक में। प्रोकार्योटिक का मतलब होता है कि न्यूक्लियस डेवलप नहीं है ठीक से, यूकार्योटिक में न्यूक्लियस डेवलप होता है, और इसकी जो सेल होती है ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की होती है। पढ़ते हैं ना हम लोग सेल का स्ट्रक्चर, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, इसी में राइबोसोम पढ़ते हैं, इसी में लाइसोसोम पढ़ते हैं, इसी में साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, गॉल्जी बॉडी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जिनका भी नाम लिया गया ये यूकार्योटिक सेल की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ह्यूमन सेल बहुत कॉम्प्लेक्स है, प्लांट सेल बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि यूकार्योटिक कैटेगरी में है, प्रोकार्योटिक में कुछ है ही नहीं। जो सिंगल सेल के जीव हैं उन्हीं में ये प्रोकार्योटिक पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया हुआ, है ना, बैक्टीरिया। और ये जो यूकार्योटिक हैं ये मल्टी सेलुलर जीवों में पाई जाती है। और यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, यूकार्योटिक यूनिसेलुलर जीव भी हो सकते हैं, जैसे फंजाई, इंपॉर्टेंट है, सीखिए ठीक से, जैसे फंजाई, एलगी आ जाएगा, है ना, एलगी आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, प्रोटोजोआ। अगर पूछा जाए कि फंजाई हुआ, एलगी हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, ये यूकार्योटिक हैं या फिर प्रोकार्योटिक है, तो आपको क्या लगाना है? ये यूकार्योटिक हैं। और प्लांट सेल और ह्यूमन सेल ये तो होते ही हैं यूकार्योटिक, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया लिखा है तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये प्रोकार्योटिक कैटेगरी में आता है, ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल है। और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। अब पहला पढ़ लीजिए जल्दी से, यहाँ पे पहला तो सीख लिया था, ये पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलगी सहित सभी जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता। यही तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जो हम लोग अभी सीख रहे थे, यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं होता, यूकार्योटिक में सब कुछ होता,
जीवाणु, बैक्टीरिया आपने अभी क्या सीखा था, प्रोकार्योटिक सीखा था। और एल्गी क्या सीखा था। यहाँ पर एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। देखिए, एक जो सामान्य एल्गी है वो तो है ही, सामान्य एल्गी है। दूसरी है ब्लू ग्रीन एल्गी। इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। ब्लू ग्रीन एल्गी ये प्रोकार्योटिक सेल के अंतर्गत आती हैं, प्रोकार्योटिक। और ये जो सामान्य एल्गी हैं ये यूकार्योटिक हैं, यूकार्योटिक हैं। एल्गी के बारे में सीखा, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस सीखा। अब दूसरा पॉइंट दोबारा पढ़िए। बैक्टीरिया की बात की और नील हरित शैवाल की बात की, यानी दोनों ही प्रोकार्योटिक हैं। अब क्लियर है। और प्रोकार्योटिक है तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकार्योटिक सेल में नहीं होता, तो ये गलत लिखा है ना। यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाता है लिख रहे हैं, गलत हो गया। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन में किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 से 3 लाख के बीच होती है, सही है। ठीक है, यहाँ पे गलत बताना था, गलत कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी, इससे हम लोगों ने सीखा। चलिए फिर इन 30 क्वेश्चन को कीजिए अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।